नमस्कार। आज हमारे अतिथि हैं रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर, सेवानिवृत्त, जिन्होंने 35 साल भारतीय नौसेना को दिए हैं अपने जीवन के। उनकी आखिरी पोस्टिंग एजुकेशन कोर में रही है। एडमिरल खुर्रम साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया बहुत बहुत। श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहेंगे कि नौसेना से जुड़ी जो आम बातें श्रोताओं के हित में है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन एडमिरल खुर्रम के जो शौक हैं, खासतौर से कविता शायरी को लेके, लेखन को लेके, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले उत्सुकता ये होती है जानने की कि आप देश के कौन से हिस्से को बिलोंग करते हैं। 35-36 साल पहले भारतीय नौसेना में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा कस्बा है बहुत खूबसूरत, उसका नाम है नगीना। ज़िला बिजनौर का है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अभी भी मेरा घर वहाँ पर है। मेरे पिताजी वहाँ प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में, तो मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। और उसके बाद मैं लखनऊ में अपनी स्कूलिंग के लिए गया। 11वीं 12वीं मैंने लखनऊ से की थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर वापस आ गया और बिजनौर में ही मैंने अपनी बीएससी और एमएससी की। लेकिन अपनी एमएससी के बाद जब मैंने जॉब शुरू किया, अपनी नौकरी शुरू की, तो मेरी पहली जो जॉब थी वो एज ए लेक्चरर थी एक कॉलेज में। मैं फ़िज़िक्स पढ़ाया करता था और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे वो एक एक्स फौजी थे। कर्नल साहिब जान नाम था उनका, रिटायर्ड थे। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि फ़ौज अच्छी जगह है, जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी, फ़ौज में भी 3 जगह थी कि एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं। तो नेवी की जो कहते हैं ध्वल यूनिफॉर्म, यानी जो सफ़ेद यूनिफॉर्म है चमकती हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो पहला कारण तो यूनिफॉर्म ही समझ लीजिए। और दूसरा, मुझे पानी से हमेशा से शौक़ रहा, क्योंकि रहते हैं जब जो आदमी जिसको जो नहीं मिलता है उसको बहुत ज़रूरत लगती है उसकी। वैसे तो नगीना खुद खो के किनारे है, नदी के किनारे, लेकिन सागर की बात ही कुछ और होती है। तो ये चीज़ें थीं और पहली बार में एसएसबी में गए और पहली बार में सिलेक्शन हो गया। क्या बात। तो उसके बाद से तो फिर नेवी ही रही हमेशा। और कोस्टल पोस्टिंग रहा बहुत मेरा। कुछ पोस्टिंग दिल्ली में भी रहा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादातर मैं वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और साउथ में कोचिन में और एरिमोना में रहा। तो सागर से बहुत लगाव और बहुत प्रेम रहा हमेशा। ये जानना चाहेंगे, सेना के तीनों अंगों में अनुशासन एक समान चीज है, लेकिन नौसेना की जो सर्विस है, नौसेना की जो सेवा है, उसके चूंकि थोड़े आयाम अलग होते हैं, तो आप उस अनुशासन को कैसे अलग करके देखते हैं बनिस्बत सेना या वायुसेना को लेकर? 2-3 चीज़ आपको बताऊंगा मैं इसमें। वैसे तो अनुशासन सब जगह है और वायुसेना और थल सेना में भी है, लेकिन आप एक ख़ास बात देखेंगे कि जो हमारी जो नौसेना है वो जहाज़ों के ऊपर होती है, शिप्स के ऊपर होती है। और जो ये जितने हमारे जो पानी के जहाज़ होते हैं, ये एक तरह से तैरते हुए समाज है पूरा पानी के ऊपर। और आप कहीं और जा नहीं सकते, वहीं आपको रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं सब कुछ करना है। और ये हमारे देश की महानता है और हमारी फ़ौज की भी महानता है, नेवी की भी, कि हर धर्म, जाति, बोलचाल उसके लोग एक साथ होते हैं। नौ उन सब लोगों को एक साथ इतनी छोटी सी जगह में रखना और अनुशासित रखना और ये देखना कि उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको उनको सिखाना पड़ता है, आपको उसके लिए ओरिएंट करना पड़ता है उनको। तो नेवी में ये बात बहुत अच्छी तरह होती है और आज मैं ये बहुत गर्व से कहता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी पहचान भारत की, अगर भारत की सच्ची पहचान देखनी है तो नेवी की छोटी से छोटी शिप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगी आपको। 2 और ख़ास बात है नेवी में। एक तो समय का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर 1 सेकंड भी लेट या पहले हो गए तो उसमें नुकसान हो सकता है बहुत मुश्किल से, क्योंकि आप एक तैरती हुई चीज़ के ऊपर हैं और अथाह समुद्र में हैं। तो एक तो समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है, वो सीख जाते हैं आप अपने आप ही। और दूसरा, जिसे हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहते हैं, जो सुरक्षा की जो ध्यान देना है, वो कई बार हम लोग बाहर की लाइफ में आके ये भूल जाते हैं। लेकिन जब आप एक शिप में होते हैं या जब आप नेवी में होते हैं, एयरफोर्स में भी उसका काफ़ी फ़र्क है, लेकिन नेवी में भी बहुत ज़्यादा है। आपको सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अनुशासन और सुरक्षा, ये 2 चीज़ें नेवी से मैंने सीखी, बहुत ज़रूरी है। मैं उस मंजर के बारे में सोच रहा हूँ कि साफ आकाश है, चारों तरफ पानी ही पानी है, दूर दूर तक कहीं जमीन नजर नहीं आ रही। क्या ये एक वजह हो सकती है कि आपने अन्य चीजों के अलावा कविता शायरी को भी अपना समय दिया? मैं थोड़ा सा आपको इससे
आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ। हम्म, नेवी ने तो दिया बहुत मौका शायरी करने का, हम्म, क्योंकि मंजर बड़े खूबसूरत खूबसूरत दिखते हैं नेवी में रहने पे, हम्म, तो वो तो है। लेकिन असली जो शायरी होती है वो या तो आपके अंदर से निकल के आती है, और या जैसे कहते हैं ना जीन्स में भी हो सकती है। जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, अच्छा, और मेरे जो वालिद थे वो बहुत अच्छे शायर थे, तो शायद उनका कुछ असर है, हम्म, ये तो हो सकता है। और दूसरा ये कहते हैं कि जब दुनिया के थपेड़े खाए जाते हैं तो बहुत कुछ सीख जाता है आदमी, और उसमें आती है शायरी निकल के कई बार, कविताएं और कहानियाँ। हाँ, तो सब कुछ सीखा, नेवी का भी बहुत बड़ा भाग है उसमें। सागर को देखकर कविता कहने का मन करता है, ये बात सच है, आपने सही बोला। हम्म। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें जिनको देख के दिल किया। जब मैं पढ़ रहा था आपकी शायरी और कविताएं, दोहे, तो एक जो चीज मेरे जहन में आई, जो मैंने नोटिस की, वो ये थी कि मानवीय और पारिवारिक संबंधों का मुझे जैसे एक लेखा जोखा देखने को मिला। मुझे उसका राज बताइए, और दूसरा जो आपके पसंद की हो उनमें से उसका एक नमूना पेश की। ज़रूर, ये बात आपने जो कही हम्म, वो 100% सही है। भारत में या कहीं भी कह लीजिए, परिवार संबंधों का और एक दोस्ती भी उसमें आप जोड़ लें, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी आदमी के व्यक्तित्व को बनाने के लिए। हम्म, और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि हम लोग बहुत मिले जुली फैमिली के रहने वाले हैं। मैं आपको 2-3 लाइन सुनाता हूँ जी 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 उन संबंधों से रिलेटेड, जी। कि ज़मीन और आसमां उनको जवाल देते हैं। जवाल का मतलब होता है डाउनफॉल, गिरना। ज़मीन और आसमां उनको जवाल देते हैं, जो घर से नींव का पत्थर निकाल देते हैं। क्या बात है। और एक प्यार की एक आपको परिभाषा बताता हूँ, हम्म, कि पता चला कि प्यार किसे कहते हैं सच्ची मुच्ची का। हम्म, पता चला कि प्यार किसे कहते हैं सच्ची मुच्ची का, कल जब मैंने माथा चूमा अपनी सोती बच्ची का। क्या बात है। और आजकल के जो संबंध हैं हाँ, उनके ऊपर है कि वो दो तरफा होते हैं, दोनों तरफ चलने चाहिए। कि उलझ गई गर कभी हमारे संबंधों की डोर, उलझ गई गर कभी हमारे संबंधों की डोर, हाँ, तुम भी जल्दी सुलझा लेना अपना वाला छोर। क्या बात। और एक एडजस्टमेंट। जी, और एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि होगी कुछ चाहत पुरानी बरखा की बूंदों को याद, हाँ, होगी कुछ चाहत पुरानी बरखा की बरखा की बूंदों बूंदों को को याद, कौन आता है जमी पर आसमां छूने के बाद। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया बहुत बहुत। माफ कीजिए, मैं कविता की दुनिया से आपको वापस नौसेना की दुनिया में ले चलता हूँ। ज़रूर। आप बहुत जानने की उत्सुकता होती है जब आप नाम सुनते हैं भारतीय नौसेना अकादमी का, जी जो एडिमला केरला में है, और वहां तो आप प्रिंसिपल रह चुके हैं। जी। और एक आप ही के फौजी जीवन से जुड़ा हुआ सवाल, वेलिंगटन में जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, आपने शुरुआती दौर में आप वहां भी रहे हैं, जी, तो यहाँ तो आप प्रिंसिपल थे, आपने सिखाया लोगों को, आपने क्या सीखा वहां से? मैं सिर्फ वेलिंगटन की बात नहीं करूँगा, हाँ, मैं आपको और थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हम्म, मैं खुद भी नेवल एकेडमी में ट्रेन हुआ, हम्म, तो वो भी बहुत मज़ेदार कहूँगा मैं तो उसको, मज़ेदार और बहुत ही आज भी याद आने वाली चीज़ें हैं वो। हाँ, उसमें जो बच्चा जिसको फुटबॉल का पूरा फील्ड भी नहीं क्रॉस कर सकता था, उसको 25 किलोमीटर दौड़ने की ताकत दे दी उन्होंने 6 महीने में। वहाँ से लेके और फिज़िकली फ़िट होने का शौक़ डेवलप किया। हाँ, ये चीज़ें तो शुरुआती थी। उसके बाद मैंने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोर्स भी किया है, तो मैंने जो सही में जो युद्ध पद्धति होती हैं उनको सीखा भी, सिखाया भी, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा। उसके बाद में एक नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है, वहाँ का भी मैं पढ़ा भी वहाँ पे, और वहाँ पे फिर मैं डायरेक्टिंग स्टाफ भी रहा। उसने सिखाया कि कैसे आप खुद सीख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद सीखकर किसी को 100% सिखा देना, या ऐसे आदमी बनाना जो 100% सिखा पाए, यानी मास्टर ट्रेनर बनना, ये चीज़ नेवी ने सिखाई, जो बहुत बड़ी बात है। फिर वेलिंगटन पे आते हैं। वेलिंगटन में हमको उन्होंने ये सिखाया कि जो स्टाफ वर्क होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, जो काम होता है, या जो भी आप मैनेजमेंट करते हैं, उसको कैसे आप बहुत ही एक सुचारू ढंग से कर सकते हैं। ये चीज़ जो फ़ौज में सिखाई है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी हम कहते हैं पत्राचार से लेके दिनचर्या तक सब कुछ वो सिखाते हैं कि किस तरह से करेंगे, तब कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज है वो, उसमें स्टाफ वर्क सिखाया जाता है। कौतूहल का विषय है कि आपको राजभाषा श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये संक्षेप में बताइए, कब हुआ, कैसे हुआ? मैं आपको सच बताऊं, मैं नगीना का रहने वाला था, तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हिंदी में हुई,
और 10वीं तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा। उसके बाद मुझे वजीफ़ा मिला और मैं लखनऊ चला गया कॉल्वेंट तालुकदास में पढ़ने। वो इंग्लिश मीडियम था पूरा, तो मुझे थोड़ा तो दिक्कत तो हुई, लेकिन मैं सीख गया। लेकिन मेरा जो हिंदी का जो लगाव था, जो अपनी मातृभाषा से प्रेम था, वो मेरा कभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक ख़ास बात इस बात में देखी कि लोगों को हिंदी को लेकर बड़ी हीन भावना थी। वो ये बताना नहीं चाहते थे कि वो हिंदी जानते हैं, और उन्हें लगता था कि जब वो अंग्रेज़ी में बात करेंगे हिंदी की जगह तो शायद उसमें ज़्यादा ज़ोर होगा या ज़्यादा उनकी इज्जत होगी। ये बात मुझे हमेशा कहीं ना कहीं खटकती थी। मैं फिर नेवी में चला गया। नेवी तो इंटरनेशनल सर्विस है, आपको मालूम है। वहाँ पर तो अंग्रेज़ी का बहुत बोलबाला था। ठीक भी था, क्योंकि वो सीखते पढ़ते सोचते सब अंग्रेज़ी में थे। लेकिन फिर भी लोग तो ऐसे थे जिनकी मातृभाषा हिंदी थी, और भी लोग थे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक लिंक का काम करती है बहुत अच्छी तरह पूरे देश में। नेवी की पॉलिसी ही है, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो राजभाषा नीति है पूरी, राष्ट्र के हर जो भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें राजभाषा का किया ही जाता है। लेकिन उसको सुचारू रूप से अपने कामकाज में लाना बहुत बड़ी बात होती है। वो तभी हो सकती है जब आप उसको प्रेम के साथ साथ आप उसका आदर भी करें और आप उसे गर्व महसूस करें। तो मैंने थोड़ा काम किया इसके ऊपर कि लोगों को उसमें आनंद भी आए, हिंदी में काम करने में और सीखने में लोगों को उसमें उत्सुकता भी हो, अच्छा भी लगे। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि काफ़ी इस मामले में लोग खुश हुए, और आज तो हिंदी का बहुत काम अच्छी तरह होता है नौसेना में। तो शायद उस बात से प्रसन्न होकर बहुत नेवी को भी बहुत सारे पुरस्कार मिले, और मुझे भी एक छोटा पुरस्कार मिला। मुझे राजभाषा श्री का उपाधि दी गई नेवी की तरफ से। एडमिरल खुर्रम, ये ज़रूर जानना चाहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिप्रेक्ष्य में, जैसे फौजी जीवन में होता ही है, अलग अलग जगह पोस्टिंग्स होती है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो आपसे अगर आपकी जो अलग अलग पोस्टिंग्स हैं देश के विविध शहरों में, उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, एक तुलनात्मक एलसीएम, तो आप क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को? मैं देखिए, सब कोस्ट में हर जगह, मतलब पूरब में भी, पश्चिम में भी, दक्षिण में भी, तीनों जगह रहा। दिल्ली में भी रहा हूँ। और जैसे कहते हैं पहला प्यार सबको अच्छा लगता है। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, एक जगह है चिल्का, उड़ीसा में। हाँ। मुझे वो अभी भी बहुत अच्छी लगती है। झील के किनारे बसा हुआ बहुत अच्छा सा यूनिट है, वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा हमेशा। और आखिरी जो मेरी पोस्टिंग थी वो एजिमुला केरला में थी, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये दो जगह मुझे हमेशा याद रहती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन नेवी के जितने भी यूनिट्स हैं, वो चाहे पानी पे तैरते हुए हों चाहे ज़मीन पर हों, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोहब्बत वाले हैं। बहुत अभी भी याद आती है उन सब की। एडमिरल खुर्रम, बहुत सारी बातें हुई आपके नौसेना जीवन और अन्य चीज़ों को लेकर। एक बस चलते चलते एक छोटा सा सवाल, वो सफ़ेद यूनिफॉर्म, वो चमकता हुआ आकाश और वो गहरा नीला पानी, ये कितना याद आता है अभी भी? मैं आपको 4 लाइन इसको सुनाना अगर चाहता हूँ। बस हम यही कहने वाले थे कि काव्य के माध्यम से आप इसको व्यक्त करें। मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको उसके ऊपर। 4 लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कैसा लगता है। कि झुलसते हैं जो गर्मी में तो सर्दी याद आती है, झुलसते हैं जो गर्मी में तो सर्दी याद आती है, जवानी सरजमी के नाम कर दी याद आती है। क्या? और वो कहते हैं मेरे ऊपर तो सारे रंग फबते हैं, मगर मुझको मेरी नेवी की वर्दी याद आती है। क्या बात है! शुक्रिया बहुत बहुत। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर, सेवानिवृत्त, आपने समय निकालकर आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।